हो गई, लेकिन अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, जीडीपी के नंबर आ गए हैं और जीडीपी के नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। FY23 की चौथी तिमाही, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में जीडीपी के नंबर 6.1% आए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और जो मार्केट में अनुमान चल रहा था, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। अनुमान था 4.9 से 5.5% का, जिसके मुकाबले 6% से ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ Q4 FY23 यानी वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में। इसको और अगर आप महीने के हिसाब से समझ लें, चौथी तिमाही का मतलब जनवरी और मार्च के बीच का ये आंकड़ा है। और जनवरी मार्च तिमाही में जो आंकड़े आए हैं वो 6.1%। जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त के ताज़ा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर जीडीपी के नंबर आ चुके हैं और 4% से बढ़कर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो YOY अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 4% से बढ़कर 6.1%। हालांकि जो तीसरी तिमाही थी अक्टूबर दिसंबर की, उसमें 4.4% की ग्रोथ थी। तो तीसरी तिमाही के मुकाबले भी और पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, Q4 में चौथी तिमाही में 6.1% जीडीपी के आंकड़े कैसे हैं मैम? बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए, पूरे साल का जो एक्सपेक्टेशन है वो 7% था जीडीपी का। FY23 का जो ग्रोथ है, इनफैक्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड ये सबसे ज्यादा है। और रिसेशन के चांसेस इंडिया में बिल्कुल जीरो हैं। तो ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये जो ग्रोथ का परफॉर्मेंस जो नंबर आया है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। ये Q4 की हमने बात कर ली। अब जो पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े आ रहे हैं 7.2%, मतलब FY23 वित्त वर्ष 2023 में 7.2% की ग्रोथ रही है। अनुमान 7% का था। तो ये जो पूरे साल के ग्रोथ का आंकड़ा आ रहा है मैम, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? बहुत ही अच्छा है। और ये दिखा रहा है कि जो हमारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स थे, उनसे भी ये इंडिकेशन मिल रहा था कि ग्रोथ बढ़ रहा है। जैसे कि हो एयर ट्रैफिक हो या कार्गो मूवमेंट हो, जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन हो, ई वे बिल्स कलेक्शन हो, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो, ये सारे, और पीएमआई और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है, इंडिकेटर्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। तो और कोर इंडस्ट्रीज, तो ये सब देखते हुए लग रहा था कि हाँ, ग्रोथ में मोमेंटम है, ग्रोथ में ट्रैक्शन है। और 7.2 तो बहुत ही अच्छा, अनुमान से भी ज्यादा है, क्योंकि पहले 6.8 बोल रही थी RBI, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बाद 7% बना और अभी 7% ग्रोथ पे चल रही थी। लेकिन 7.2 इज वेरी वेरी गुड ग्रोथ, स्पेशली आज का अगर हम देखेंगे, पूरी द होल ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया है। और जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी भी रिसेशन में चली गई है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हालांकि कई बार ये होता है कि जब जीडीपी के नंबर आते हैं, भारी भरकम आर्थिक आंकड़े आते हैं, तो आपको लगता है पता नहीं इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए। लेकिन वृंदा मैम ने आपको डिटेल में ये बताया, और इसको अगर मैं डिकोड करूं तो आप इस बात को समझिए कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में मंदी की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है, और उस वक्त ऐसे माहौल में 7.2% की सालाना ग्रोथ की रफ्तार से आगे बढ़ना, ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है, जो कि वृंदा मैम ने भी आपको बताया कि देखिए, जर्मनी रिसेशन में चला गया है, अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, दुनिया के कुछ और ऐसे देश हैं जहां पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, आर्थिक धीमापन है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों को आप देख लीजिए, चीन ने पूरी दुनिया को इस वक्त हैरान कर रखा है। जबकि ये माना जा रहा था कि कोविड के बाद चाइना में डिमांड बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी, ऐसा इस वक्त कुछ हो नहीं रहा है। 49 से नीचे आ गई है PMI चीन की। तो ऐसे मूड माहौल में इस तरह की ग्रोथ जो वृंदा मैम कर रही हैं कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। अब मैम, मैं आपसे आता हूं, आपके पास आता हूं इस बात को लेकर कि जितने भी अनुमान आ रहे थे, मैं Q4 के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, वो किसी ने भी 6% या उससे ऊपर का अनुमान नहीं दिया था, जहां तक मैंने पढ़ा है। 5%, 5.1, 5.2 इसके आसपास ही जो एनालिस्ट हैं या जो बैंक हैं, उनका अनुमान घूम फिर रहा था। लेकिन उसके मुकाबले 6 से ज्यादा का नंबर आना, ये किस वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? ये जो 6.1% की हम ग्रोथ देख पा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? पहले तो ये बता दूं कि स्लो ग्रोथ का क्यों लोग अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि देखिए, जो टाइटनिंग का लैग इफेक्ट है,
उसका इम्पैक्ट होना था, क्योंकि काफी समय से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, इकोनॉमी में जो टाइटनिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ रहा था। तो स्लो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन काफी ऑब्वियस था। और दूसरी बात कि ग्लोबल इकोनॉमी में जब इतना स्लो डाउन है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी स्लो हो रहे थे, तो इसलिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं जाके या हमारे पूरे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी काफी स्ट्रांग हो चुकी है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें अब तो पीएलआई जो स्कीम है उससे इंडस्ट्री को बहुत ही ट्रैक्शन मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स का भी जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ और लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों ने मिलके, और सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रोथ हमको दिख रहा है, तो ये सारे ने मिलके ग्रोथ को एक पुश दिया है। और बैंक क्रेडिट देखिए, बैंक क्रेडिट मोर देन 15% बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, और उसमें ज्यादा बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री, वहां पर मोर देन 19% ग्रोथ हुआ है। तो इंडस्ट्री भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं खूब स्ट्रेंथ मिला है। तो इसके चलते जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा ही ग्रोथ आया है, और मुझे लगता है इससे सस्टेन ग्रोथ के लिए एक नींव तैयार की गई है। ओके, अब मैम जरा मैं आपसे पूछूं, ये तो ठीक है कि भाई जो एस्टिमेट है उससे अच्छे आंकड़े आए हैं, लेकिन अगर FY22 से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले ये आंकड़े कम हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देख रही हैं 7.1% के आंकड़े को? देखिए, इसमें कुछ स्टेटिस्टिकल क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर बहुत ग्रेट अच्छा ग्रोथ हुआ था और इस साल कम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो कितनी सारी इंडस्ट्री, अभी देखिए टाटा इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर iPhone 15 इन इंडिया, iPhone 15 एंड 15 प्लस। ऑलरेडी आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो चुकी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में हम लोग कितने आगे हैं, डिफेंस में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, आर्मामेंट्स में। तो इतनी सारी जो सेक्टर्स हैं वहां पर जो ग्रोथ दिख रही है डोमेस्टिक के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी, तो इससे जो लगता है कि ग्रोथ की जो फ्रेमवर्क है, जो बेस है, वो काफी स्ट्रांग हो रही है। तो इसलिए यहाँ से चल के हमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है वो सस्टेन्ड ही रहेगी, स्टेबल एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। ओके, ठीक है, लेकिन एक बात मैम मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कंपेयर हम ना करें, चूँकि 9.1% से घटकर 7.1 का नंबर आया है, अगर हम पूरे साल को कंपेयर करें, तो आप हमें ज़रा ये बताइए कि अगर कंपेयर ना करें तो क्या ये जो आंकड़े हैं अभी वित्त वर्ष 2023 के, क्या ग्रोथ के लिहाज से या रोजगार के लिहाज से या इकोनॉमी की बाकी सेहत के लिहाज से अगर इसी रफ्तार से हम ग्रो करते रहे तो ठीक है, या थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा? नहीं, हमें तो और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की तरफ जाना है, इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो हमारा जो सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए वो अबाउट से 7 to 8% ग्रोथ हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो हम 6.1%, जो 7.2% ग्रोथ आया है, उससे हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पोटेंशियल भी इससे ज्यादा है, और यही हमारा समय है कि जो हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे आप रोजगार की बात कर रहे थे, हमें रोजगार तो देना ही है। ऑलरेडी जो इतनी सारी सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, और इसमें तो स्किल्ड, अनस्किल्ड इंजीनियर, स्टील, सीमेंट, सब कुछ, इन सारी इंडस्ट्रीज के लिंकेजेस हैं इसके साथ। तो सारे इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन साथ ही हाँ, देखना है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जरा और भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा। तो इसलिए पहले तो ग्रोथ होना है, ग्रोथ स्टेबल होना है, उसके बाद उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमें और भी एवेन्यूज देखने होंगे, और ग्रोथ का मोमेंटम बढ़ाए रखना होगा। ओके, एक सवाल मैम मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो 6.1 का नंबर है फोर्थ क्वार्टर का, क्या आपको लगता है कि ये वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? क्या हम 6% से ज़्यादा की रफ्तार से ग्रो करते रहेंगे? अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी और हमारे फैक्टर्स को देखें तो हाँ, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम 7% से ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्थिति अभी ऐसी है
कि पूरे विश्व में जियोपॉलिटिक्स जो है उसे अनसर्टेनिटी बन गई है। और जो ग्रोथ है, सब अगर देश में अगर बाकी कंट्रीज अगर ग्रो ना करें तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ग्रोथ इतनी एक्सेलेंट हाई रफ्तार पे हो, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे जो हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए हमारे ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए अगर ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है, मेजर कंट्रीज में हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की ग्रोथ उतनी नहीं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर भी होगा। तो इसलिए जो अगले साल का ग्रोथ है उसके लिए पूरे साल के लिए 6.5% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो 7-8% तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक पूरे विश्व में जो है स्थिति इंप्रूव ना हो जाए। ओके अच्छा मैम, मैं चूंकि देखिए जब आंकड़े आते हैं तो आंकड़ों को समझना बताना बड़ा टफ काम होता है, ट्रिकी होता है। अब अनुमान के मुकाबले बेहतर आंकड़े हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर आंकड़े हैं। तो आपने कहा कि बेस इफेक्ट भी होता है, तो आपके हिसाब से हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि पिछले साल के मुकाबले कम ग्रोथ के आंकड़े या अनुमान से बेहतर? अनुमान से बेहतर, क्योंकि हम पॉजिटिव तरह ही सोचें। और स्थिति भी ऐसी है कि हमारे जो दिख रहे हैं, जो जैसे मैंने कहा था, जो हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो सब दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ अभी तक बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए हम जरा उस पर ही फोकस करें। और देखिए हमें सिक्वेंशियल भी ग्रोथ भी ज्यादा है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। तो इसलिए हम जरा पॉजिटिव पर फोकस करें। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीडीपी के इन आंकड़ों के बाद आरबीआई का अप्रोच ब्याज दरों को लेकर क्या हो सकता है? क्योंकि ग्रोथ का मोमेंटम हमने देखा 6.1% फोर्थ क्वार्टर में, तो क्या आरबीआई का माइंडसेट कुछ बदल सकता है इंटरेस्ट रेट को लेकर? देखिए सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, अभी इन्फ्लेशन भी देखिए इट्स कम डाउन बिलो आरबीआई's प्रोजेक्शंस। तो इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन इस बार कम हुआ है और फूड इन्फ्लेशन में भी सॉफ्टिंग दिख रहा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की स्थिति जो है वो जरा कंट्रोल में आती दिख रही है। तो आरबीआई इस बार उतनी हॉकिश नहीं रहेगी। और मुझे तो लगता है कि अभी ग्रोथ की तरफ उसका ज्यादा नजर जाएगी। तो मुझे लगता है शायद इस बार आरबीआई पॉज करे। और ये भी अनुमान है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली रेट में कटिंग की बात भी की जा सकती है। रेट्स कैन ग्रोथ विल आल्सो स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। राइट। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल इस वक्त किस सेक्टर में है? काफी सेक्टर्स में है। और मैं बोलूँगी मैन्युफैक्चरिंग में हमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल में मैन्युफैक्चरिंग पर ही देंगे। ऑटोमोबाइल्स भी है, फार्मा भी है, टेक्सटाइल्स है, कितने सारे हमारे सेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट कि एक या दो सेक्टर को लेकर ग्रोथ नहीं होगी, इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, ऐसा कौन सा सेक्टर आपको दिख रहा है जो जहां पर कंसर्न ज्यादा है? कंसर्न मुझे एग्रीकल्चर में दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि इस बार जो फोरकास्ट आया है शायद मॉनसून को भी बिलो नॉर्मल और एल नीनो की जो बात हो रही है जिसका इफेक्ट पड़ेगा, पर एक्सेस हीट वेव भी जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट होगा क्रॉप्स पे। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में शायद हमें जरा ज्यादा ध्यान देना पड़े, तो उससे कहीं कंसर्न्स आ सकते हैं। और देखिए पूरी दुनिया में इस तरफ फूड शॉर्टेज है, सो इसलिए हमें और भी सारा सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आए। राइट, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, समझाया कि कहाँ पर ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर थोड़ी चिंता है, और ये जो नंबर आए हैं ये नंबर कैसे हैं। तो आपने कहा कि ये बेहतर नंबर है, उम्मीद से बेहतर नंबर है। और ऐसे मूड माहौल में जब दुनिया में आर्थिक मंदी की बात हो रही हो, दुनिया के कई देश इस वक्त जूझ रहे हैं महंगाई से, मंदी की चिंता से, और उन तमाम जद्दोजहद के बीच अगर हम इस तरह से ग्रो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जीडीपी के इन आंकड़ों पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।